हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम दो सब्जेक्ट को नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट में फोकस करेंगे। जो है आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है, जिसके हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं, वो है हमारा DBMS। तो DBMS के हम फंक्शन डिपेंडेंसी वाले टॉपिक के मैक्सिमम अच्छे जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो करेंगे, और उनमें हम क्या कोई ट्रिक अप्लाई कर सकेंगे जिससे हमारा टाइम सेव हो, या जो उनमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो भी मैं आपको ब्रीफ में आराम से बताऊंगा, जिससे अगर आपको थोड़े बहुत भी डाउट होंगे तो वो भी आसानी से आपको आ जाएंगे। ठीक है। और प्रीवियस सेशन में मैंने जो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था सुपर की वाला, मुझे लग रहा था कि मुझे इस क्वेश्चन कराना पड़ेगा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट के जो रिप्लाईज आए, कमेंट्स आए, उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर सही हैं, जो कि उस क्वेश्चन का आंसर 8 होना था, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पॉसिबल सुपर कीज हमारी 8 आ रही थी। और जो डिजिटल का आंसर था वो ऑप्शन सी हमारा इक्विवेलेंट था। तो कई स्टूडेंट के सी के अलावा भी ऑप्शन आए हैं तो वो रॉन्ग है, क्योंकि वो MSQ नहीं MCQ टाइप क्वेश्चन था, तो उसका एक ही ऑप्शन सही होना था। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम DBMS के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है, उसके बाद वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन का सलूशन निकालना है। अगर फिर उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा, अगर मैच करना है अगर हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। और कोई जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ या जो आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपका टाइम सेव हो रहा हो तो प्लीज आप इस पे मूव ऑन करो और इसको अप्लाई में लेके आओ, क्योंकि वहां पे एग्जाम में प्रेशर होता है, टाइम का भी प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे हमको 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी आसान होते हैं, जिनमें तो हमको विद इन ए सेकेंड आंसर आने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें उन क्वेश्चन में भी हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमको आ रहे होंगे लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका लेंदी है, तो उनमें टाइम लगना भी चाहिए। तो उसमें अगर हम अब इन इजी वाले क्वेश्चन में अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन जो हमारा इजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम सेव होगा, तो वो टाइम हम अपना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने भी ऐसा देखा है कि जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं वो काफी इजी होते हैं, बट हमारे पास कम टाइम की वजह से हम हड़बड़ाहट में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। और वहाँ ऑप्शन तो हमारे लिए ऐसे फ्रेम किए ही जाते हैं कि अगर हम कोई भी मिस्टेक करें तो अगर कोई भी मिस्टेक करके आंसर ला रहे हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन हमारा है। और अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, विद इन 2 मंथ बचे हैं, क्योंकि जनवरी को मैं काउंट इसलिए नहीं करता क्योंकि ठंड में ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, और 1 महीना आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो ऐसे में 2 महीना बचे हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट थे जो मुझे बता रहे थे कि हमको भैया बहुत पैनिक हो रहा है, या मतलब एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम आने वाला है तो हमको हड़बड़ाहट हो रही है। तो देखो, जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो आपको डीमोटिवेशन हो रहा है, तो वो इस टाइम जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को हो रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल एग्जाम होता है तो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट नए जो होते हैं वो तैयारी करते हैं, उनको जब जब एग्जाम पास आता जाता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होने लगता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो देखो उसका सिंपल सोल्यूशन है कि हमको लास्ट तक डटे रहना है। पहले तो एग्जाम जब तक नहीं हो जा रहा, जब तक हमको डटे रहना है, लास्ट दिन तक हमको मेहनत करनी है, अपने मेहनत पे बिलीव करना है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो वही क्वेश्चन हमको गेट में नहीं मिलने वाले। बस टेस्ट सीरीज करने से फायदा यह है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपके जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, और हमारा जो गेट का एग्जाम है उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और पब्लिश्ड हो जाएंगे और पॉलिश्ड हो जाएंगे, जिससे हमको और पता चल जाएगा, कुछ नई ट्रिक्स हमको मिल जाएंगे, कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन ट्राई करते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी गलतियां जो है वो सुधरती जाएंगी। और अगर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो उससे उदास नहीं होना है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पढ़ते हैं उसके बाद भी हमारे नंबर कम आते हैं, बट हमको ध्यान ये देना है कि जो मिस्टेक्स हम अभी जो टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं वो अगर वही क्वेश्चन उस टाइप का दोबारा हमसे पूछा जा रहा तो फिर से हमसे रिपीट नहीं होनी चाहिए वो गलती। वो उस गलती को हमको
तुरंत समझना है उसमें हमने क्या गलती की है, इसको ध्यान में रखना है, उसको सुधारना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं कि फिर दोबारा अगर क्वेश्चन उसी टाइप का आ रहा, फिर से हमसे उसी कॉन्सेप्ट में हमसे मिस्टेक हो रही, तब तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पता नहीं है। तो अगर आपकी टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो उससे उदास मत हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और सीखते जाओ। क्वेश्चन गलत होंगे बट हमको उनको सुधारना है, उनसे सीखना है, और नेक्स्ट टाइम जब उस टाइप के कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आएगा तो हमको वो सॉल्व करके आंसर लाना है। धीरे धीरे आप ये अप्लाई करते जाइए क्वेश्चनों पे, टेस्ट सीरीज में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो हमारा ER डायग्राम का है। तो ये क्वेश्चन मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, फिर आप सॉल्व करो। तो इसमें हमको एक डायग्राम दिया गया है, बेसिकली इसमें एक डायग्राम जिसमें एक M दिया गया है, एट्रीब्यूट एंटिटी सॉरी दिए गए हैं, और इसमें हमको एक M1 एट्रीब्यूट दिया गया है, एक M2 एट्रीब्यूट दिया गया है और एक M3 एट्रीब्यूट दिया गया है। और M1 जो है वो हमारा की है। जिन्होंने ER डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उनको पता होगा। अब यहाँ से दो एरो से एक मेन रिलेशन में कनेक्ट है, जो रिलेशन है हमारा R1। अब R1 से हमारा कनेक्ट है P एट्रीब्यूट P एंटिटी पे, और P से हमारा एक रिलेशन पे, एक जो हमारा रिलेशन R2 है इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ से ये हमारा गया N पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे है एक N1 एट्रीब्यूट और एक है हमारा N2 एट्रीब्यूट। अब इसमें जो N1 है ये हमारा की है, ठीक है। अब बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एरो इधर है और ये है इसमें डबल एरो है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि डबल एरो का मतलब भी क्या होता है। अब इसमें बोला गया है कि पहला मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, जो पहला हमको बताना है पार्ट, कि इसमें बोला गया है कि कितनी टेबल बनेगी। बस याद ये रखना, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स बनेंगी इसमें, वो बताना है हमको। और ये बताना है, इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है इसमें 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कि इसी में पूछा गया है जो हमारा M एट्रीब्यूट है स्टार्टिंग। इसमें बोला गया एट्रीब्यूट सेट वन ऑफ द टेबल करेक्ट आंसर। जो हमारा M एट्रीब्यूट है, M जो हमारा M एंटिटी है, M एंटिटी है, उसमें कितने एट्रीब्यूट आएंगे, एंटिटी टेबल बतानी है हमको, एंटिटी टेबल बतानी है आपको। अब इसमें भी ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, ऑप्शन दिए हैं बट आपको बिना ऑप्शन के सॉल्व करना है कि M एंटिटी में कितने एट्रीब्यूट आएंगे और वो कौन कौन से। तो आज एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये गेट में 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पहली चीज भैया ये हो रही कि डबल एरो का मतलब क्या होता है, पहले हम इनमें डायरेक्शन को अपने समझ लें। तो डबल एरो मीन्स होता है मैनी, तो मैनी को M से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल को 1 से। अब यहाँ पे भी सिंगल है 1 और यहाँ पे डबल है तो M मैनी से। तो ये रिलेशन किस टाइप का हुआ, पहले R1 में हमारा रिलेशन है मैनी टू 1, ठीक है, और R2 में हमारा मैनी टू 1। एरो के डायरेक्शन आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और उसके बाद ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, कई क्वेश्चन में दे भी सकते हैं बट ना दिया जाए तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि डबल एरो मीन्स मैनी है, मैनी एट्रीब्यूट इधर आ रहा है, मैनी और इधर से आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा सिंगल पार्ट है 1। तो इसमें सबसे पहले तो हमको पता है कि हमारी M की टेबल बनेगी। अब M की टेबल क्या बनेगी हमारी, M1 में कौन कौन से हमारे एट्रीब्यूट है, M1 है, M2 है, देन M3 भी है। अब इसमें क्या हमको करना होता है कि भैया एक पीक में भी एट्रीब्यूट्स थे, वो हमने नोट डाउन नहीं किए।
P1 में, सॉरी P1 में है, P में है P1 देन P2 और P1 हमारा की है। सॉरी थोड़ा नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब हमारे समझ लीजिए, तो अब मैनी टू वन में हम m की टेबल ये बनाया पहले, अब एक हमारी p की बनेगी, पहले समझते जाना। P1, अब मैनी वाले m वाले में हमारी की कौन सी है, M1, अब p वाले में हमारी क्या है, P1 और P2। अब और कोई एट्रीब्यूट तो है नहीं, बट भैया आपने m वाला बॉक्स नहीं बंद किया, तो इसलिए नहीं बंद किया अब इसमें समझो, जब मैनी टू वन रिलेशन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस पार्ट में मैनी होता है, जैसे इसमें मैनी है तो ये वाली जो हमारी एंटिटी है इसका जो की एलिमेंट है वो तो आएगा ही, एट्रीब्यूट आएगा, और जो साथ में वन वाला जो पार्ट है, अब वन वाला पार्ट कहाँ था, p को रिप्रेजेंट कर रहा, p वाले एक्टिव एंटिटी को, तो इसका जो हमारा की एट्रीब्यूट है वो भी हमारे m वाले टेबल में मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे P1 भी आएगा, जो हमारा की होगा सिर्फ वही। अब अगर यहाँ पे भैया अगर की ना होता तो हमारी टेबल इतनी ही होती, ठीक है। बट अगर P1 में की एलिमेंट है P1 P एंटिटी का, तो P भी हमारा इसमें आएगा। अब यहाँ पे अगर मैनी टू, अभी मैं बता दूंगा आपको, अगर मैनी टू मैनी रिलेशन होता तो हमारी रिलेशन की भी टेबल बनती, ये हमको पता है। और उसमें क्या आता, उसमें हमारे आता, अगर हमारा सपोज करिए, अगर मैं बता दे रहा, अगर यहाँ पे मैनी टू मैनी होता रिलेशन, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे मैनी टू वन पे ऐसे अगर लिखेंगे, क्योंकि जो मैनी वाला पार्ट है उसमें P जो हमारी एंटिटी है उसका भी की वाला एट्रीब्यूट आ जाएगा। अब अगर मैनी टू मैनी होता तो यहाँ पर हम P1 को नहीं लिखते, उसके लिए हम अलग से रिलेशन का एक टेबल बनाते, और उसमें क्या था, M वाले पार्ट का जो हमारे एंटिटी है उसकी भी की आती और P वाले पार्ट की भी की आती, तो एक ये टेबल बनती। बट इस क्वेश्चन में हमको मैनी टू वन रिलेशन दिया गया है, तो इसमें रिलेशन की सेपरेट टेबल नहीं बनती है। और इसमें एक डाउट और होता है बच्चों का कि अगर भैया रिलेशन में कोई मानिए एट्रीब्यूट हमको दिया है R, तो अब ये कहाँ जाएगा, तो ये भी हमारा मैनी वाला जो टेबल है, जो मैनी वाला हमारा पार्ट कौन सा है, M एंटिटी वाला, उसी में मर्ज हो जाता है। अगर यहाँ पे R होता तो ये R भी इसी के अंदर आ जाता। तो आई होप ER से रिलेटेड जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी आपकी क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे एक कंडीशन और है कि अगर 1 to 1 होता भैया, तो 1 to 1 होता तो हम वैसे ही दोनों टेबल बनाते, बट ये जो की वाला इसमें हमने मर्ज किया है वो हम नहीं करते, ठीक है। तो आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे अपने टेबल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो एक हमारी M की हो गई, P की हो गई, अब यहाँ पे एक हमारा N बचा, तो अब N की बनाते हैं। तो N में हम क्या करेंगे, अब N में भी ध्यान दीजिएगा कि मैनी टू वन रिलेशन है, तो पहले तो N1 आया जो की, कॉमा N2 आया। अब इसमें भी P की आएगी, क्योंकि P दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, R1 रिलेशन में भी और R2 रिलेशन में भी P कॉमन है, तो P इसमें भी मर्ज हो जाएगा P1, समझ गए। तो जो मैनी वाला पार्ट होता है उसमें हमारा P मर्ज हो जाता है। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। अगर मैनी टू मैनी होगा तो हम की वाली जो सेपरेट की है उनको अपने अपने में रखेंगे और रिलेशन का एक और टेबल बना लेंगे। और अगर जैसे अब उसमें भी अगर रिलेशन में एट्रीब्यूट्स दिए गए हों तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जो अगर मैनी टू मैनी रिलेशन है तो उसमें रिलेशन वाली ही टेबल पे उसको मर्ज करेंगे। और अगर मोस्टली मैनी टू वन पूछते हैं तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट कंफ्यूज इसमें होते हैं कि भैया अब इसमें ये P1 नहीं लिखते हैं, उसी से गलती होती है, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, M वाले जो एंटिटी है उसके तो एट्रीब्यूट सारे रखने ही है और P वाले जो की है एलिमेंट है उसको भी रखना है मर्ज करके, ठीक है। और ऐसे ही हमने इस तरफ भी किया, P हमारा दोनों साइड हमारे इक्वल है, इस वजह से हमने N वाली टेबल में भी P1 को रखा, क्योंकि P1 हमारा की एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इस दूसरे वाले इसमें हमको मिनिमम टेबल पॉसिबल कितनी आ सकती थी, 3, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। अब इसमें पूछा था M एंटिटी टेबल बनाओ, तो M एंटिटी टेबल में एक ऑप्शन आपका ये दिया गया था और वही ऑप्शन हमारा सही है। कई ऑप्शन दिए थे जिसमें, और एक ऑप्शन में P1 नहीं था, तो अब हम घबराहट में P1 को मर्ज करना भूल जाते हैं, जिससे हम इस क्वेश्चन में मिस्टेक कराते हैं और ये आसान सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का हम गलत कराते हैं। तो आई
थिंक सो कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस टाइप में थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं होना है, और इस कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही स्मूथ होते चले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये हमारा है एंटिटी टेबल, ये भी टेबल से रिलेटेड है, प्राइमरी की और फॉरेन की से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें एक हमको टेबल दी गई है। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। इसमें एक टेबल दी गई है, ए है और यहाँ से बीच में सी है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है 2 4, फिर है 3 4, आगे है 4 3, फिर है 5 2, देन 7 2, 9 5 6 4। ये हमारी टेबल है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया फॉलोइंग टेबल हैज 2 एट्रीब्यूट, ए एंड सी हमारे एट्रीब्यूट है, वेयर ए इज द प्राइमरी की। ए हमारी जो है वो प्राइमरी की है और सी हमारी जो है वो हमारी फॉरेन की है, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है फॉरेन की रिप्लेसिंग ए विथ ऑन डिलीट कैश कॉर्ड, ए विथ ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। अब इसमें बोला गया है द सेट ऑफ टपल दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। इसमें बोला गया है एक हमारी जो हम अपनी रिफरेंशियल इंटीग्रिटी है उससे डिलीट करना है। अब कौन सी इंटीग्रिटी डिलीट करना है, तो बोला है टपल नंबर 2,4 को आप डिलीट करिए इससे। उसके बाद इसमें यह बताना है कि कौन कौन सी इसमें जो है अब देखो मैं एक बार आसान लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। इसमें देखो ए और सी हमारे एक एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, जिसमें हमारा ए जो है वो हमारा प्राइमरी की है और सी हमारी जो है वो हमारी फॉरेन की है। अब इसमें बोला गया है कि टपल है 2,4 को, उसमें ऑन डिलीट कैस्केड जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी वो अप्लाई करनी है, और उसके बाद ये बताना है कि 2,4 को डिलीट करने के बाद कौन कौन से जो हमारे इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। बस ये बताना है। इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आप खुद से ट्राई करो। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब होता है कि जैसे देखो अब इसमें बोला है 2,4 को डिलीट करना, तो अब 2,4 कहाँ पे है, ये है। तो अब हम 2,4 को डिलीट कर रहे हैं इससे। तो अब इससे क्या होगा, अब इसमें 2 प्रॉपर्टी पहले आप समझो। प्राइमरी की, अगर कोई एलिमेंट प्राइमरी की से हम डिलीट करते हैं तो अब उसका एक बॉक्स हमारे फॉरेन की में भी बना होगा। तो अगर हम फॉरेन की से अगर हमने प्राइमरी की से कोई एलिमेंट डिलीट किया तो हमको फॉरेन की से भी उस एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। और अगर हमने फॉरेन की से उसको डिलीट कर दिया तो हम प्राइमरी की से डिलीट करें या ना करें वो मैंडेटरी नहीं है। बट अगर हम प्राइमरी की से अगर कोई एलिमेंट एट्रीब्यूट डिलीट कर रहे हैं तो हमको याद रखना है कि हमको फॉरेन की से भी उस एलिमेंट को डिलीट करना होता है, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है कि 2,4 आप डिलीट कर दो, मतलब ये जो 2,4 है ये आप डिलीट कर दो। तो अब इससे दिक्कत क्या हुई कि जो हमारा अब 2,4 डिलीट हो गया, ठीक है, बट इससे और क्या क्या डिलीट होगा, क्योंकि 2 तो हमारे ये वाली जो लाइन है वो हमारी प्राइमरी की है। तो अब 2 जहां जहां होगा वो भी डिलीट होगा। अब देखो 2,4 डिलीट हुआ, अब 2 इधर देखो फॉरेन की में कहाँ कहाँ पे, तो ये 2 है। तो अब इसका मतलब पूरी टेबल पूरा एट्रीब्यूट लाइन की लेने, ये नहीं कि 2 डिलीट कर दिया खाली,
अब 2 यहाँ से डिलीट करें हम तो फॉरेन की से भी हमको 2 डिलीट करना होगा, तो अब 2 इसमें है तो 5, 2 भी डिलीट हो गया। अब 1, 2 यहाँ है तो इसका मतलब 7, 2 भी डिलीट हो गया। अब इससे दिक्कत ये हुई कि देखो अब 2 वाले तो सारे पार्ट हमने डिलीट कर दिए, अब मगर 2 को डिलीट करने के चक्कर में 5, 7 भी डिलीट हो गए प्राइमरी की वाले पार्ट से। बस इसमें ही फोकस करना है, प्राइमरी वाले की वाले पार्ट से 5 और 7 भी डिलीट हो गए। तो अब क्या करना है कि अब देखो 5 का पहले देखना है कहीं पे है, ये हमको 5 का मिला, तो अब इसका मतलब 9, 5 भी डिलीट हो गया, 9, 5 भी डिलीट हो गया। अब उसके बाद क्या डिलीट किया था हमने 7, तो 7 देखा कहीं पे है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अब 9 भी एक बार हमने प्राइमरी की से डिलीट किया तो 9 कहीं पे नहीं। तो इससे हमको यह पता चला कि जो अगर हम 2, 4 को डिलीट करते हैं तो हमको 5, 2, 7, 2 और 9, 5 भी इस टेबल से डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है भैया कि हम अगर कोई एलिमेंट प्राइमरी की से अगर हम डिलीट करते हैं तो हमको उसको फॉरेन की से भी इमीडिएटली डिलीट करना ही होगा। और उसके बाद अगर हम फॉरेन की से कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो वो मैंडेटरी नहीं है कि आप प्राइमरी की से डिलीट करिए या ना करिए, ठीक है। अगर प्राइमरी की में हम कोई एलिमेंट रखते हैं तो हमको एक फॉरेन की में भी वो एलिमेंट रखना पड़ेगा। और अगर हमको फॉरेन की में कोई वैल्यू मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, अगर हमने प्राइमरी की पे कोई वैल्यू इंसर्ट की तो हम फॉरेन की पे इंसर्ट करें या ना करें वो मैंडेटरी नहीं है। बट अगर हमने कोई एलिमेंट फॉरेन की में इंसर्ट किया है तो उससे पहले हमको प्राइमरी की में वो वैल्यू इंसर्ट करानी होगी, उसके बाद ही हम फॉरेन की में वो वैल्यू रख सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमको पहले डिलीट के केस में अगर हमको प्राइमरी की से वैल्यू डिलीट करनी है तो पहले हमको फॉरेन की से वैल्यू डिलीट करनी पड़ेगी। अगर हमको फॉरेन की से वैल्यू डिलीट करनी है तो आप कर सकते हो, आप इसमें ये नहीं है कि आपको प्राइमरी की से पहले डिलीट करनी पड़ेगी। अब इंसर्ट के केस में अगर हम प्राइमरी की में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कंपलसरी नहीं है कि आप फॉरेन की में भी वो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना पड़े। बट अगर आप फॉरेन की में कोई वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उससे पहले हमको वो एलिमेंट प्राइमरी की में इंसर्ट कराना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे ये तीनों, ये हमारे एक ऑप्शन में दिए गए थे, वही हमारा राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में गेट कंप्यूटर साइंस में पूछा गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में आप आराम से थोड़ा सा टाइम लेके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करा करिए, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन इस तरह के गलत हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमको एक रिलेशन दिया है a, b, c। अब इसमें बोला गया फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी जो हमको दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दी गई है, ए बी से सी, सी से ए। अब इसमें बोला गया है कि अब इसमें ऑप्शन दिए गए कौन कौन से प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई कर रही है, कौन कौन से जो हमारे स्कीमा रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1NF, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2NF, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3NF और चौथा है हमारा BCNF। और इसी में एक क्वेश्चन और था कि इसकी हमको कैंडिडेट की मिनिमम कीज बतानी है आपको, मिनिमल कीज। अब मिनिमल कीज का मतलब हमारा कैंडिडेट की होता है, तो इसमें हमको मिनिमल कैंडिडेट कीज बतानी है कि कितनी आएंगी, कीज ऑफ रिलेशन आर। तो आप दोनों क्वेश्चन मैंने अच्छी समझा दिया, आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब ये वाला पार्ट तो आसानी से हो गया होगा। अब पहले इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये सब प्रॉपर्टी पता करने से पहले हमको कैंडिडेट की निकालनी होगी इसमें। तो इसमें कैंडिडेट की निकालना है तो सबसे पहले हम ए बी को ले लेते हैं। तो क्या ए बी से हमारे पूरे आ रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है A B
तो खुद आ जाएगा। अब ए बी से सी मिल गया तो हमको ये आ गया। अब सी हमारा कैंडिडेट की है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो सी हमारा, सी से हमको मिला ए, अब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है। अब इससे क्या सी और बी से आ सकते थे, आ सकते थे भैया, बिल्कुल सी आ जाता, बी आ जाता और सी से हमारा ए आ जाता। तो इसमें हमारी कैंडिडेट की कितनी है, 2। तो इसका आंसर आपको मिल गया 2। ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। कौन कौन सी, तो इसमें है कैंडिडेट की, एक हुआ ए बी और एक हुआ हमारा सी बी। ठीक है, अब हमको आगे क्या पता करना है कि कौन सा स्कीमा हमारा जो नॉर्मल डिपेंडेंसी है एनएफ है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से यूज हुए। तो ए बी एंड सी यूज हुए। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसमें कुछ नहीं है, तो तीनों ही आ गए, तो 5। अब इसमें चेक करते हैं कि देखो, अब इसमें पहले तो पहले सबसे पहले हम BCNF की कंडीशन चेक करते हैं। अगर हमारा BCNF हुआ तो हमको पता है BCNF हुआ तो 3NF 2NF 1NF तीनों होंगे। तो सबसे पहले हम बड़े वालों को देखते हैं। तो BCNF की कंडीशन क्या होती है, जो इसमें हमारा LHS पार्ट होता है इसमें हमारी कीस एलिमेंट होनी चाहिए। जो हमारा BCNF की कंडीशन होती है कि जो हमारी लेफ्ट साइड पार्ट होता है इसमें हमारा की होनी चाहिए और इधर कुछ भी हो चाहे। तो अब यहाँ पे देखो कि अब ए बी तो कैंडिडेट की है, तो ये इतना तो सही है कि हमारे LHS में हमको कैंडिडेट की मिल गई। अब सी क्या कैंडिडेट की है, नहीं, सी बी है, सी अकेला सी कैंडिडेट की नहीं है। तो यहाँ पे हमारे BCNF की प्रॉपर्टी क्या हुई, गलत हो गई। तो अब BCNF तो नहीं होगा। अब 3NF पे आओ, तो 3NF पे क्या होता है प्रॉपर्टी हमारी, इसमें होता है जैसे मानिए x टेंड्स टू y, तो x हमारा की होना चाहिए और y जो है हमारा ये तो, अगर यह तो x की होना चाहिए और ये तो होना चाहिए x टेंड टू y में y हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट। ये तो हमारा x अगर की एलिमेंट है तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, तो हमारा 3NF होगा। और या तो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही तो हमारा जो x टाइम्स टू y वाला पार्ट है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले ए बी मिला, तो इससे हमको समझ में आ गया ये हमारी कैंडिडेट की है, तो इसका मतलब ये हमारा 3NF में होगा। बट सी, अब सी हमारा कैंडिडेट की तो है नहीं, सी बी है। अब ए वाला देखो पार्ट क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, तो प्राइम एट्रीब्यूट हमारे कौन कौन से थे, ए बी सी। तो हाँ भैया ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी हमारी किसकी है, 3NF की है। अब 3NF की है तो 2NF भी होगा और 1NF भी होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन MSQ था। अब 2NF की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी आप समझ लो इसी क्वेश्चन में। तो 2NF में होता है कि एक तरफ कैंडिडेट की होनी चाहिए और बस उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एक तरफ प्राइम एट्रीब्यूट और एक तरफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडीशन आ रही तो वो हमारा क्या होता है, पार्शली डिपेंडेंसी हो जाती है उसमें। तो ये अगर प्रॉपर्टी आ रही है एक तरफ, जैसे इसमें प्राइम एट्रीब्यूट आया था इधर, अब इधर अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता तो हमारा वो 2NF पे नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये भी हमारा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो टोटल इसमें 3 मार्क्स मिलने थे और कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा MSQ क्वेश्चन था जिसमें हमको ध्यान से ये समझना था कि कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर MSQ आ रहे हैं तो आप सबसे पहले जो बड़ी प्रॉपर्टी ना उसको चेक किया करिए, BCNF से शुरुआत करो, क्योंकि अगर BCNF निकल आया तो हमको पता चल जाएगा कि 3NF भी होगा, 2NF भी होगा, 1NF भी होगा। ठीक है, तो अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा एक सिंपल प्रॉपर्टी पे है। इसमें भी हमको एक रिलेशन दिया गया है। अब इस रिलेशन में थोड़े से वैल्यूज दिए गए हैं, नेम, दूसरा है कोर्स नेम, कोर्स नंबर, तीसरा है रोल नंबर और चौथा है ग्रेड। अब इसमें फंक्शन जो डिपेंडेंसी हमको दी गई है कौन कौन सी दी गई, अब नेम और नेम कॉमा कोर्स नेम, कोर्स नंबर को टेंड्स टू ग्रेड से। अगली दी है रोल नंबर, रोल नंबर कॉमा कोर्स नंबर
टेंड्स टू ग्रेड। तीसरा है हमारा नेम टेंड्स टू रोल नंबर। चौथा है हमारा रोल नंबर इट टेंड्स टू नेम। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा बन रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि हाईएस्ट बोला है, तो पहला ऑप्शन है 2NF, दूसरा ऑप्शन है 4NF, थर्ड ऑप्शन है BCNF और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3NF। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। सिंपल क्वेश्चन है बट 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया है, तो कुछ इसमें अच्छा ही होगा, तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पुराना तरीका, हमको क्या करना है, पहले कैंडिडेट की अपनी निकालनी है कि कौन कौन से हमारी कैंडिडेट की नहीं। तो अब सबसे पहले राइट साइड पे चेक करेंगे ग्रेड रोल नंबर। अब कौन कौन से हैं, ग्रेड है मिला हमको, रोल नंबर मिला और नेम मिला। तो अब इससे हमको ये पता चला कि कोर्स हमारा जो है वो हमारे कैंडिडेट की वाले पार्ट में आएगा ही आएगा। जो हमारे राइट साइड पे नहीं होता तो वो हमारे कैंडिडेट का पार्ट होगा ही होगा। तो अब इसमें इसका मतलब कोर्स नंबर को मैं शॉर्ट में CN लिख ले रहा। अब CN आया और उसके साथ सबसे पहले हम नेम को देख लेते हैं, पूरा ही लिख दे रहा मैं, कोर्स नेम, कोर्स नंबर कॉमा नेम को ले लेते हैं। तो इससे हमारे क्या आया, पहले तो ये दोनों ही आ गए, कोर्स नंबर कॉमा नेम। अब कोर्स नेम नंबर से हमको मिल गया ग्रेड और रोल नंबर, अब उससे हमको रोल कोर्स नंबर मिला, ग्रेड मिला। अब नेम से हमको मिल गया रोल नंबर और रोल नंबर से हमको नेम मिल गया। ठीक है, अब एक चीज क्या बची, चारों आ गए। तो इसका मतलब ये हमारा कोर्स नंबर और नेम हमारा कैंडिडेट की वाला पार्ट है। अब एक बार रोल नंबर और कोर्स नंबर को देख लेते हैं। तो रोल नंबर और कोर्स नंबर, तो ये हमारा क्या कैंडिडेट की वाला पार्ट है कि नहीं, कैंडिडेट की होंगी कि नहीं होंगी। तो इन दोनों में पहले ये तो आ गया रोल नंबर, ये आ गया कोर्स नंबर। अब उसके बाद इनसे क्या मिल रहा, हमको ग्रेड मिल गया भैया। अब ग्रेड से अब रोल, अब ने और कुछ मिल रहा, रोल अब ग्रेड मिला। अब क्या ग्रेड से हम कुछ देख सकते हैं, रोल नंबर से हमको नेम मिल जाएगा, रोल नंबर से हमको नेम मिल गया। अब नेम से हमको रोल नंबर मिल सकता था। अब चारों आ गए, तो हाँ फिर से चारों आ गए, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की का पार्ट है। अब यहाँ पे कोर्स वोर्स नहीं दिए गए हैं तो वो नहीं होगा, बट एक कैंडिडेट की हम और चेक करेंगे कि नेम के साथ क्या हमारा कोर्स अटैच करें तो क्या हमारी कैंडिडेट की आ रही, क्या नेम के साथ कोर्स नंबर, कोर्स नंबर। तो एक बार चेक करेंगे, तो पहले नेम आ गया, कोर्स नंबर आ गया। अब नेम के साथ आया तो रोल नंबर भी आ गया। अब रोल नंबर से नेम मिल गया, हमको सिर्फ ग्रेड चाहिए, तो रोल नंबर और कोर्स से हमारा ग्रेड भी आ गया। तो ये हमारी जो फाइनल अब हमारी 3 कैंडिडेट की हमको मिल गई। तो पहली हमारी क्या है, कोर्स नंबर और नेम, ये हमारी कैंडिडेट की। दूसरी हमारी रोल नंबर और कोर्स नंबर कैंडिडेट की, और नेम और कोर्स नंबर। अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको ये चेक करना है कि कौन सी हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें सेटिस्फाई कर रहा। अब इसमें बोला है भैया कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पहले बताओ। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा कौन सा है, BCNF की। 4NF हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है तो वो तो होगा ही नहीं। तो BCNF को चेक करते हैं। अब BCNF में मैंने क्या बताया अभी कि लेफ्ट साइड पे कैंडिडेट की होनी चाहिए बस। तो नेम और कोर्स नंबर हमारी है कैंडिडेट की, हाँ भैया है। अब रोल नंबर और कोर्स नंबर हमारे कैंडिडेट की है।
अब नेम क्या हमारा कैंडिडेट की है, नेम हमारा कैंडिडेट की नहीं है, नेम यूज है, नेम और कोर्स नंबर हमारा कैंडिडेट की है, बट सिंपल अलग नेम हमारा कैंडिडेट की नहीं है। तो यहाँ से हमारे BCNF की प्रॉपर्टी हो गई गलत। अब फिर हम किसको चेक करेंगे, 3NF को चेक करते हैं। तो 3NF में हमने क्या बताया था कि ये तो हमारे LHS पार्ट में की हो और ये तो RHS पार्ट में हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, इसमें हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होंगे कोर्स नंबर, नेम, रोल नंबर, सारे ही आ जाएंगे, और ग्रेड। ग्रेड हमारा नहीं आया तो ग्रेड को नहीं लेना है। तो ये हमारे 3 हो गए हमारे किस कौन से पार्ट हो गए, ये हो गया हमारे प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा अब इसमें आ गया, देखो जो हमारे कैंडिडेट कीज का पार्ट नहीं है वो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है। तो ग्रेड हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ। अब यहाँ पे देखो नेम और कोर्स नंबर हमारा कैंडिडेट की है तो पहले हमारा 3NF हो गया। रोल नंबर कोर्स नंबर हमारा कैंडिडेट की है तो ये भी हो गया। अब नेम हमारा कैंडिडेट की तो नहीं है, बट क्या राइट साइड वाला पार्ट हमारा प्राइम एट्रीब्यूट में है, तो प्राइम एट्रीब्यूट में चेक करेंगे रोल नंबर है तो हाँ भैया है, तो ये भी 3NF में हो गया। अब फिर इसमें कैंडिडेट की वाला पार्ट LHS पे नहीं है, बट राइट साइड पे हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये हमारा क्या होगा 3NF। तो इसमें पूछा गया था कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बताओ, तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आएगा 3NF। अब इसमें 2NF मत टिक कर देना, क्योंकि इसमें हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पूछा गया। अगर ये सिर्फ सिंपल नॉर्मल फॉर्म पूछता है तब ये MSQ क्वेश्चन होता है, इसमें 2NF भी इसका आंसर होता है। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है इससे ही रिलेटेड है, इसको भी समझते हैं। आज के लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक पूरा कर लेंगे, कैंडिडेट की निकालने वाला। तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन है, हमारा एक्स रिलेशन दिया गया जिसमें हमारा P, Q, R, S, T एंड Q दिया गया। अब इसमें पूछा गया फंक्शन जो डिपेंडेंसी हमको दी गई है कि P, R टेंड्स टू S, T। अगला दिया गया है P, S, U टेंड्स टू Q, R। अब इसमें हमको ये बताना है कि ट्राइवल फंक्शंस कौन से हैं, ट्राइवल फंक्शनल कौन कौन से हैं। अब इसमें ऑप्शन भी दिए गए जो मैं आपको दे रहा। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया हमारा P, R से S, T, S टेंड्स टू T। बी पार्ट है हमारा कौन कौन से, P, R से टेंड्स टू R, T। और सी वाला पार्ट है हमारा P, S से S। और डी वाला पार्ट है हमारा P, S, U पार्ट से Q। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, समझिए कि ट्राइवल फंक्शन क्या होते हैं और कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा जिसको आपको देख के मजा आ जाएगा। आप एक बार खुद से ट्राई करो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब पहले समझो कि ट्राइवल फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो ट्राइवल फंक्शन वो होते हैं कि ट्राइवल फंक्शन कौन कौन से होते हैं कि देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मानिए कोई इसमें होता है x सबसेट y, मतलब जैसे जो एलिमेंट जैसे मानिए कोई एलिमेंट a, b, c है, तो अब इससे जो हमारा टेंड्स टू करके हम एलिमेंट बनाते हैं वो हमारा इसी का पार्ट होना चाहिए। ऐसा आप कर सकते हैं जैसे a हो गया, ये हमारा ट्राइवल फंक्शन है। अब इसमें a, b, c अगर हम करें और बोल दे भैया a, b कर रहे हो आप, तो ये भी होगा। अब इसकी जगह हम C कर रहे हैं तब भी होगा। बट यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि D कर दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल में क्या होता है x नॉट इक्वल टू वाई, फाइव होता है, x टेंड्स टू y इक्वल 5।
ठीक है, जिसमें मैचिंग नहीं हो सकती। और ट्राइवल में ये होता है कि उसी का पार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम ये कर देंगे सी कॉमा डी, तो भैया आप सी तो इसी का पार्ट है बट डी इसका पार्ट नहीं है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है सेमी ट्राइवल की। किसकी होती है, सेमी ट्राइवल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, समझे। और हमको पूछा क्वेश्चन में ट्राइवल फंक्शन, तो हमको ये रिलेशन देखना ही नहीं है, हमको सीधा ऑप्शन पे ध्यान देना है। कैसे, अब देखो, अब इसमें P कॉमा आर है, तो इसमें हमको ट्राइवल फंक्शन पता करना है, तो इसी का पार्ट होना चाहिए। तो अब इसमें तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन ट्राइवल हुआ, तो ये हमारा गलत। अब इसमें P कॉमा आर है, अब इसमें देखो R तो मैच किया बट T हमारा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, सेमी ट्राइवल होगा। क्या होगा, सेमी ट्राइवल, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब इसमें देखो P कॉमा एस है, तो इसमें सिंपली S है, तो इसी का पार्ट है और कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है नहीं है, तो ये हमारा ट्राइवल फंक्शन हो गया। अब इसमें देखो P S U, अब Q तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ये फिर नॉन ट्राइवल पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, सी। ये सब आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, आसानी से सिर्फ हमको ट्राइवल फंक्शन की कंडीशन याद रख रही है कि उसी का पार्ट होना चाहिए, उसी के अंदर के सारे हिस्से आने चाहिए, उसके बाहर का कोई हिस्सा नहीं आना चाहिए। और जो नहीं मैच करते तो वो नॉन ट्राइवल होते हैं, और अगर उसके बाहर का भी कोई एट्रीब्यूट आ रहा तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन को नॉन सेमी ट्राइवल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये मुझे कराना था, ये क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हर साल गेट में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और क्योंकि 2 मार्क्स में आते हैं और इजी होते हैं और हर साल ज़्यादातर आ जाते हैं, तो हमको ये क्वेश्चन आना है तो आसानी से कर लेना चाहिए। तो अब इसमें बोला गया है कि एक S1 दिया गया है, ट्रांजेक्शन दिया गया है जिसमें है बोला गया है इसमें R1x, अगला बोला गया है R3x, फिर बोला गया है R3y, अगला बोला गया है इसमें R3x, अगला है R2y, फिर है R2z, फिर है W3y, फिर क्या है तो W2z, फिर है R1z, फिर है W1x, फिर है W1z। एक ये हमारा S1 दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन हमारा क्या क्या है, तो अब इसमें एक मैं आपको और दे दे रहा हूँ, S2 पार्ट भी दिया है। अब ये समझो, R1 इसमें दिया गया x, R3y, R2y, R3, और इसको तरह के क्वेश्चन को ध्यान से आप नोट डाउन करा करिए, क्योंकि इसमें थोड़े से में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है। R1z, R2z, W3y, देन W1x, W2z, W1z। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि S1 जो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन था क्या S2 हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। थर्ड ऑप्शन है कि बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, या फोर्थ ऑप्शन था कि नॉट, मतलब नाइदर S1 S2। ठीक है, तो आप एक बार इनको चेक करिए कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। तो सबसे पहले हम
एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे S1। तो अब S1 को चेक कैसे करेंगे भैया, तो चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो R1 R3 और R3 तक दिया गया, तो मतलब 3 कॉलम बनेंगे। एक हमारा हो गया R1, एक हो गया हमारा R3। अब ये हो गया हमारा R1 पार्ट, इसमें हम सारे 1 वाले लिखेंगे, इसमें सारे 2 वाले लिखेंगे, इसमें सारे 3। तो R1 है तो सबसे पहले RX आ गया। अब R3 है तो इस वाले पार्ट में लिखेंगे RX। R2 है तो इस वाले पार्ट पे। RZ है कौन सा 2 पे, तो RZ। अब W3 है तो इस पे Y वाले पार्ट पे। अब 2 है तो फिर इस पे Z वाले पार्ट पे। फिर R1Z है तो R1 इस वाले पार्ट पे। फिर W1 है तो फिर W वाला इसी पार्ट में, फिर इसी में Z भी। अब इसमें कॉन्फिग सिलाइजेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइकिल नहीं बनना चाहिए, ये हमको पता है। कॉन्फिग सिलाइजेबल की प्रॉपर्टी क्या हम चेक करते हैं कि साइकिल भैया नहीं बननी चाहिए ट्रांजेक्शन में, क्योंकि उससे हमारी स्टारवेशन और डेडलॉक की प्रॉपर्टी लग जाती है, और डेडलॉक हो गया तो ट्रांजेक्शन हमारा रुक जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने T1 बनाया, इधर हम बना लेते हैं कि सबसे पहले हमने भैया T1 बनाया एक बॉक्स, T2 बनाया ये, और T3 बनाया ये। तो अब इसमें हम कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते, हम रीड टू रीड नहीं जा सकते, रीड टू राइट जा सकते हैं, राइट टू राइट जा सकते हैं। ठीक है, लिखे दे रहा मैं, रीड टू रीड नहीं जा सकते, रीड टू राइट जा सकते हैं, राइट टू रीड जा सकते हैं, और राइट टू राइट जा सकते हैं। सिर्फ ये 3 ट्रांजेक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। और सेम में ये नहीं कि एक्स है तो वाई पे जा रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब पहले वाले चेक करेंगे, रीड एक्स है तो अब यहाँ पे चेक करना है किस पे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे रीड पे तो नहीं जाएंगे। अब राइट, ये एक्स है कि वाई है, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं। R3 वाला पार्ट है तो ये वाई है, सॉरी। तो अब ये R से हम किसी पे नहीं जा सकते, एक्स वाला कोई पार्ट ही नहीं है। अब ये फिर इस पे चेक करते हैं, तो इससे किसी में जा सकते हैं। हाँ, अब देखो RX से हम रीड से राइट वाले में जा सकते हैं, मतलब T3 से हम T1 पे जा सकते हैं। अब उसके बाद ये खत्म, ये हो गए। अब क्या करेंगे, अब RY चेक करेंगे। अब देखो यहाँ से ये पता चल रहा है कि RY से हम राइट वाले इसमें जा सकते हैं, तो मतलब T2 से हम T3 आ सकते हैं। अभी तक कोई साइकिल नहीं बनी, बढ़िया से कार्यक्रम चल रहा है। ठीक, अब ये भी पार्ट खत्म। अब RZ पे आओ, तो RZ से हम इस पे जा सकते हैं, मतलब 2 से हम 1 पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं, RZ, हाँ, तो इस पे जा सकते हैं, तो ये भी खत्म। अब RY है तो RY से हम किसी में जा सकते हैं, राइट वाले में Y कहीं पे दिख रहा, या रीड वाले में कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो ये भी हम कहीं नहीं जा सकते। अब RZ से हम WZ से, मैंने बताया ना, राइट से राइट जा सकते हैं, तो राइट से राइट हम जा सकते हैं, बट T2 से हमने T1 ऑलरेडी ट्रांजेक्शन बना दिया है। अब उसके बाद तो यहाँ से हम कोई है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी। अब इसमें कोई भी साइकिल नहीं बनी। साइकिल तब बनती जब यहाँ से एक ही ट्रांजेक्शन में जा भी रहे और आ भी रहे, तब हमारी साइकिल बन जाती, बट इसमें हमारी कोई भी साइकिल नहीं बनी। तो इसका मतलब S1 जो है हमारा ट्रांजेक्शन, यह कॉन्फिग सिलाइजेबल है। अब हम यही चीज R2 पे, S2 पे चेक करते हैं, S2 पे यही चीज चेक करते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, अब पहले R1X R3 पे है तो R3Y, फिर R2Y, फिर R3X। बस ये ध्यान रखना कि सही बॉक्स पे आप रखो, सही कॉलम पे Z। अब R2Z, फिर W3Y, फिर W1X, W2Z, और फिर WZ आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम फिर से वही करेंगे, बॉक्स बनाया हमने, T1 बनाया, T2 बनाया और T3 बनाया। अब चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग से RX से कहीं मिल रहा हमको, WX मिल रहा है कहीं पे, तो कहीं पे हमको नहीं मिला। अब ये पार्ट खत्म। अब इस पे आओ, राइट वाई से कोई WY मिल रहा है हमको, कहीं पे कहीं पे कहीं पे नहीं मिल रहा। उस पे है तो सेल्फ पे हम नहीं जाएंगे। तो अब RY पे WY फिर से कहीं मिल रहा, यहाँ पे देखो मिला, तो हमने क्या किया, T2 से हम T3 जा सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया।
अब RX से WX मिल रहा है कहीं पे, हाँ भैया 3 से, इसका मतलब हम 1 पे जा सकते हैं, तो ये पार्ट भी हमारा खत्म। अब देखो, अब उसके बाद हमारा RZ है तो WZ है, तो इसका मतलब T1 से हम T2 पे जा सकते हैं, तो ये पार्ट भी हमारा खत्म। अब RZ है, WZ पे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे ये प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाएगी। अब RZ से रीड से हम राइट पे जा सकते हैं, मतलब T2 से हम वापस T1 में जा रहे हैं। अब इससे हमारा क्या हुआ, यहीं पे हमारी बन गई क्या, साइकिल। तो ये अगर हमारी साइकिल बनती है तो इसका मतलब ये हमारी कॉन्वेक्स इलाइजर नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा जो S1 हमारा ट्रांजैक्शन है वो हमारा कॉन्वेक्स इलाइजर है, जो अच्छे तरीके से वर्क करेगा। बट जो हमारा S2 है इसमें हमारी साइकिल आ रही है, तो उससे हमको ये पता चला कि ये हमारी कॉन्वेक्स इलाइजर नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह के कई सारे गेट में PYQ आए हैं, आप खुद देख लीजिएगा PYQ बुक में, और टेस्ट सीरीज में भी खूब सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बस इसमें ध्यान ये रखना है, ये हमको प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए और अच्छे से हमको अपने कॉलम पे निकल रखना है। उसके बाद हमको बस सिंपली एक एक पे चेक करते जाना कि कहीं पे साइकिल तो नहीं बन रही, जहाँ साइकिल बन रही वहीं पे हमारी ये प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो इसमें एक रिलेशन दिया गया है, इसको मैं करा ही दे रहा हूँ। फंक्शन हमको दिया गया जो रिलेशन, इसमें दिया गया CS टेंड्स टू G, A टेंड्स टू BC और B टेंड्स टू CFH, E टेंड्स टू A, देन F टेंड्स टू EG। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में ही रखते हैं। एक क्वेश्चन इसका दिए दे रहा और एक क्वेश्चन में अभी ट्रांजैक्शन वाले का भी दिए दे रहा। एक अब इसमें आपको बताना है, इसमें जो रिलेशन हमको दिया गया वो क्या दिया गया था, ABCDEF GH। अब इसमें आपको पहले तो ये बताना है, पहला क्वेश्चन जो था इसमें कि इसमें कैंडिडेट की कितनी आएंगी, कैंडिडेट की कितनी आएंगी वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपको इसी में है कि ये रिलेशन कौन सा है, द रिलेशन आर इज कि 3NF है कि 2NF है, 4NF है, BCNF, कौन कौन सा रिलेशन है। अब थर्ड है इसमें क्वेश्चन है इसमें, बस यही दो है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और है, हम कॉन्फ्लिक्ट उसमें ट्रांजैक्शन वाले का, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं वो क्वेश्चन नोट डाउन कराता हूँ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है उसको देखो। तो दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें देखो एक S1 ट्रांजेक्शन दिया गया है, एक S2 दिया गया है, फिर वही सेम क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था ना इसमें देखो कितना, कोई बोलता है गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, एज इट इज नहीं रिपीट होते, बट कॉन्सेप्ट तो वही होता है ना। तो अब समझो, अब ये वाले में तो ट्रांजेक्शन क्या दिए गए इसमें, रीड 1 X, रीड 1 Y, रीड 2 X, रीड 2 Y, W, राइट टू Y और राइट टू X। ये S1 पार्ट है, S2 पार्ट है, रीड 1 X, रीड 2 Y, राइट टू रीड टू Y, फिर उसके बाद है राइट टू Y, फिर है रीड 1 Y, राइट 1 X। ठीक है, अब इसमें भी ऑप्शन वही है, सिर्फ आपको बताना है कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजर कौन कौन सा, S1 हमारा कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजर है कि S2। तो इसमें बोला है कि S1 हमारा है कि नहीं, S1 कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजर है कि नहीं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा है S2 है कि या तीसरा है बोथ, ये चौथा है हमारा कि
नाइदर S1 S2। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैं आपको, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। तो आई होप आपने ले लिया होगा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है और मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज के भी जो क्वेश्चन है उसमें फंक्शन डिपेंडेंसी वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा सकता था मैंने कोशिश किया, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे इनके। और बट ये क्वेश्चन देखो मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ कि ये देखो थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले हैं बट इजी हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन DBMS में आ रहे हैं तो हमको इनको सॉल्व करना ही है, ये करना आना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग है, स्कोरिंग पार्ट है, इजी है, फटाफट कर लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने, बस कुछ हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रखने हैं। और जो हमारे जैसे ट्रांजेक्शन वाला पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट सिलाइज में चेक करना है, तो बहुत डिफिकल्ट मेथड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से चेक करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट पे क्वेश्चन नंबर डाल के मुझसे पूछ सकते हो। ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, आई होप आप उनका आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आंसर इनको कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन फिर से मैं खुद सॉल्व करके आपको करा दूंगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब टाइम ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से एंजॉय भी करिए और पढ़िए भी। तो एंजॉयमेंट का टाइम तो थोड़ा सा आप कम है, बट आप पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। 2 महीने बाद एग्जाम है, आप अच्छे से एग्जाम दे आइए, अच्छा सा IIT मिल जाएगा, या PSU जाना है तो वहाँ चले जाइए। अच्छे एम जो आपका कॉलेज है जिसको एम कर रहे हैं वहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो अच्छे से आप खूब मेहनत कीजिए और पैनिक नहीं होना है। जो आप डर रहे हो, ये घबराहट सबको हो रही है, और जो सीरियस एस्पिरेंट है उन्हीं को ये सब होता है, क्योंकि जो सीरियस नहीं है उनको क्या ही फर्क पड़ता है कि एग्जाम कैसा जा रहा, क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं कि नहीं। तो ये घबराहट जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था तो मुझे भी हो रही थी। तो ये सब नॉर्मल है। आप बस क्या करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, टेस्ट सीरीज देते जाना है। नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, हमको बस इम्प्रूवमेंट करते जाना है, डेली वाइज इम्प्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हम उनका कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से गलती हो रही फिर से ट्राई करेंगे। तो ये करते करते आप एक दिन सारे क्वेश्चन आराम से आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।